नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने अभी तक। ये आप चाहिए चालू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइव क्लास फॉर जेई क्रैश। जैसा आपको ध्यान है, हम केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट कर रखा है और उसमें केमिकल काइनेटिक्स में हम अब तक रेट को देख चुके थे। गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑर्डर को भी देख चुके थे। कल हमने ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और उसमें ये बताया गया था कि कैसे कैसे प्लॉट्स आते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने जो फैक्टर्स बताए थे उसमें पहला फैक्टर कंसंट्रेशन वाला था, दूसरा फैक्टर आपका टेम्परेचर का था और तीसरा कैटलिस्ट का था। तो आज हम टेम्परेचर के इफेक्ट पर बात करने वाले हैं कि हाउ द टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। टेम्परेचर के इफेक्ट को कई हेडिंग में बांटा जाता है। उसमें सबसे पहली बात मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो एक्चुअली है ना, अलग अलग हेडिंग में बटा हुआ रहता है बच्चों। देखिए, सेकेंड फैक्टर की बात कर रहा हूं, दैट इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी रिएक्शन पर, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए सीधी सी बात है कि इसको अलग अलग हेडिंग में हमको पढ़ना है। उसमें पहला जो हिस्सा है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और अक्सर इस पर भी क्वेश्चन दिखाई देता है। ये क्या कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। इस रेशो को KT + 10 अपॉन KT, आपको ध्यान होगा थोड़ा बहुत, इसको ही हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गगनदीप जी, निर्मला जी, छाया जी, सभी को, सभ्यता सभी को गुड मॉर्निंग भाई। टेम्परेचर कोफिशिएंट मैं यहां बताने जा रहा हूं, जिसका मतलब होता है कि बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट T केल्विन एंड T + 10 केल्विन। यहां कौन क्या है देखिए बच्चों, मैं लिख रहा हूं KT इज एक्चुअली, यू कैन से इट इज रेट कांस्टेंट, इट इज रेट कांस्टेंट एट T केल्विन, ओके, while this KT + 10 is actually rate constant, it is rate constant at T + 10 Kelvin, ओके। इस रेशो को बोलते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के बाद, as you increase the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, the rate is become डबल और ट्रिपल। रेट कांस्टेंट यदि डबल और ट्रिपल होगा तो सीधे सीधे रेट भी डबल या ट्रिपल ही हो जाएगी। रेट कांस्टेंट आप बोल सकते हैं, क्यों तो आप कह रहे थे कि कांस्टेंट होता है, तो बिल्कुल होता है। इट इज कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। इफ यू आर गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट भी चेंज होता है। रेट कांस्टेंट चेंज होता है, इसीलिए रेट बदलती है। जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो रेट कांस्टेंट के साथ रेट बदलेगी। इसीलिए टेम्परेचर के इफेक्ट में पहला टॉपिक जो मैंने उठाया है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और उसमें क्या पता चल रहा है कि एज यू रेज द टेम्परेचर जस्ट बाय 10 डिग्री सेल्सियस, इफ यू रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, रेट इज बिकम ट्वाइस और थ्राइस, वो 2 गुना या 3 गुना तक बढ़ जाती है। इस पर भी न्यूमेरिकल जेई मेंस लेवल पर देखा जा चुका है पहले, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है बच्चों। जैसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये, आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, हाउ मेनी टाइम्स रेट इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर is increases from 10 degree to 70 degree Celsius and temperature coefficient, इस रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट is 2। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट आमतौर पर 2 लिया जाता है। यदि आपको 3 दे रखा हो तो 3 लेना होगा। जो भी गिवन हो
वह आपको देना होगा, जो भी गिवन हो वह आपको देना होगा। क्लियर है? सो मैं चेक कर रहा हूं एक बार। नौ 50 का टाइम है, ऊपर से बोल दिया आप जाके स्टार्ट कर दो। देखिए हम टेम्परेचर के इफेक्ट को देख रहे हैं। टेम्परेचर कर, ठीक है, देख लीजिए एक बार, मुझे ओके कर दीजिए, लाइव आ रहा है क्या? ओके कर दीजिए फटाफट, ओके बता दीजिए लाइव आ रहा है ना? ठीक है, देखिए मैं यहां पर टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। टेम्परेचर के, ओके देख लीजिए, मैं यहां टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। कल हमने ऑर्डर तक देख लिया था, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां, देख लीजिए आप। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जो पहली बात है, मैंने ये अभी तक बोला है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वह, ओके गाइस देखिए, अब टेम्परेचर के इफेक्ट को अलग अलग सब हेडिंग में हमको डिवाइड करना होता है, अलग अलग पार्ट्स में हमको डिवाइड करना होता है। कैसे? देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर गोइंग फॉर द टेम्परेचर इफेक्ट, देन वी आर गोइंग फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट। हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए जाते हैं। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ दीज टू रेट कांस्टेंट। ये इन दो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। कौन से रेट कांस्टेंट लिए हैं हमने? एक तो हमने टी केल्विन पर लिया है, एक तो हमने टी केल्विन पे लिया है, दूसरा टी प्लस 10 केल्विन पे लिया है। यानी हम ये कह रहे हैं कि 10 केल्विन से 10 केल्विन से वेन एवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर, हाउ द रेट कांस्टेंट इज गोइंग टू अफेक्टेड, हाउ द रेट कांस्टेंट इज गोइंग टू चेंज। किस तरह से रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है, किस तरह से रेट कांस्टेंट जो है वो बदलता है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? कि जब आप एक तो टी केल्विन पे ले रहे हैं, एक टी प्लस 10 केल्विन पर ले रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट टी केल्विन पर कितना है, रेट कांस्टेंट टी प्लस 10 केल्विन पर कितना है, इस रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। और जो इसकी वैल्यू होती है वह लगभग 2 से 3 के बीच में होती है। इट इज इन बिटवीन 2 to 3। इट मींस विथ ईच 10 डिग्री सेल्सियस, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में भी वो तो 10 से ही चेंज होगा, वहां डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 डिग्री से बढ़ाऊंगा तो केल्विन में भी तो 10 से ही बढ़ेगा ना। तो 10 डिग्री और 10 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट है वो 2 to 3 टाइम्स हो जाती है। इट इज नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहां एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स द रेट इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 10 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए जाने पर आपका जो रेट है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगी? तो बहुत सिंपल है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको गिवन है, 2 वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब हर 10 डिग्री के साथ विथ ईच 10 डिग्री सेल्सियस राइज,
rate is become twice. तो कितना टोटल चेंज हुआ है? 10 to 70 मीन्स 2 की पावर 6 लगा दूंगा ना, मैथ्स के स्टूडेंट तो समझते होंगे, वी शुड यूज 2 की पावर 6 हो जाएगा. दिस इज 2 4 8 16 32, इट मीन दिस इज कमिंग आउट टू बी 64 टाइम्स. समझ रहे होंगे? हर 10 डिग्री के साथ दुगना होती जाती है, तो इसका मतलब टोटल यदि 10 डिग्री से लेके 70 डिग्री तक बढ़ाया जाएगा तो 64 टाइम्स रेट बढ़ जाएगी. दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज बेसिकली द चेंज ऑफ रेट कांस्टेंट विथ रेज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. हर 10 डिग्री के साथ रेट या तो 2 गुना या 3 गुना के बीच तक हो सकती है. इसीलिए ये वैल्यू जो लिखी है वो 2 से लेकर 3 तक लिखी है. ये एक रफ आइडिया देता है. इसका एग्जैक्ट आइडिया, जैसा मैंने कहा कि टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग हेडिंग में पढ़ा जाता है. पहले जो हम बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर कोफिशिएंट की कर रहे हैं. इन दिस क्वेश्चन इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 3, यदि यहां टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 होता तो आप क्या करते? तब उस कंडीशन में आप यहां 3 की पावर 6 कर देते, क्योंकि उसका मतलब ये होता कि हर 10 डिग्री सेल्सियस रेज के साथ रेट 3 गुना होती जाएगी. समझ रहे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेज के साथ रेट कितना गुना होगी, वह टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है. समझ गए होंगे, उम्मीद है. ठीक, सेकेंड हेडिंग आ रही है. टेम्परेचर का इफेक्ट ही चल रहा है बच्चों, ठीक है ना, उसी को अलग अलग हेडिंग में पढ़ रहे हैं हम लोग. सेकेंड जो हेडिंग में यहां बता रहा हूं वो है आपका सेकेंड पार्ट कह सकता हूं टेम्परेचर के इफेक्ट को. उसमें आता है एक्टिवेशन एनर्जी. इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है. एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है. यदि आप टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. देखिए यहां एक डायग्राम है, एक प्लॉट से ही मैं इसको समझाने जा रहा हूं, समझना बच्चों, ठीक है. दिस डायग्राम इज एक्चुअली द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ये यहां पर हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लिया, जिसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं बच्चों. और यहां हमने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया है, ठीक है. इनके बीच का ये प्लॉट मैं बनाने जा रहा हूं. ये प्लॉट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, देख लो. ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, ठीक है. ये एनर्जी बैरियर कहलाता है. यदि आपको ध्यान हो, इसको हम एनर्जी बैरियर बोलते हैं. तो देखो बच्चों, यहां से लेकर के और यहां तक की ये जो एनर्जी है ना, देखिए मान लेता हूं मैं इसको यहां ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं. ये जो एनर्जी है ना टोटल, वो तो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी. यहां कौन होती है? यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है. ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है. तो ये जो होती है ना वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी. इट इज नॉन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. और इसको देखिए, यानी इस रिएक्शन के होने के लिए टोटल एनर्जी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से है. तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, उसको ही बोलते हैं EA. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? EA से, एक्टिवेशन एनर्जी. ये प्लॉट इस तरह का आपने पहले भी निश्चित तौर पर देखा होगा. तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या है? द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन. टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. एज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो द रिमेनिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू गिव एनी रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी. यानी यहां एक फॉर्मूला बना रहा हूं बच्चों, देखना क्या फॉर्मूला बना देता हूं. एक फॉर्मूला बन सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्या कह सकता हूं मैं? एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला बन गया ना एक्टिवेशन एनर्जी का. दिस द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी. क्या फॉर्मूला है? दिख रहा है यहां पर. ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और बेसिकली यही डेफिनेशन भी मानी जा सकती है एक्टिवेशन एनर्जी की. बच्चों यही डेफिनेशन हो जाती है कि
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये जो डिफरेंस है वही आपका एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है. दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी. Here the question arises why we required activation energy. देखिए किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड मेकिंग होता है. कोई भी रिएक्शन मुझे स्टार्ट करनी है तो पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. पुराने बॉन्ड ब्रेक करूंगा तभी नए बनेंगे ना. तो पुराने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, वेदर प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. स्टार्टिंग में तो रिएक्शन के एनर्जी चाहिए ही. इन एवरी एंड ईच रिएक्शन वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. क्योंकि पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बाद में बॉन्ड मेकिंग होती है. तो ब्रेकिंग पहले, मेकिंग बाद में. अब आप बोल सकते हैं कि सर फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है. हम सब ने सुना है ना कि एंडोथर्मिक में तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एक्सोथर्मिक में निकलती है, पर स्टार्टिंग में सब में रिक्वायर्ड है. मैं दोनों का यहां डायग्राम सेपरेटली बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना और समझना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. यहां डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, देखिएगा. देखो बच्चों, समझना इस चीज को, ठीक है. एक प्लॉट बना रहा हूं मैं, समझिएगा. इसमें मैं पहले बात कर रहा हूं, मान लेते हैं एंडोथर्मिक के लिए. क्या समझना है एंडोथर्मिक में. मान लेते हैं ये प्लॉट है आपका, ठीक है. ये अगेन वही पोटेंशियल एनर्जी है और यहां दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यू कैन कॉल इट एज रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं इसको. इनके बीच का एक प्लॉट हम यहां ड्रॉ करने जा रहे हैं बच्चों. देखो अब कैसा प्लॉट आएगा, एंडोथर्मिक होगा, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है. एंडोथर्मिक होगा ना तो देखिए ये प्लॉट ऐसा आएगा. दिस इज योर रिएक्टेंट, this is your product. Just see here, the energy of product is higher than the reactant. प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से हाई है. प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से हाई है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक. प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से हाई है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक. देखो ये फॉरवर्ड प्रोसेस है, ध्यान से समझना आप इसको बेटा. ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फॉरवर्ड प्रोसेस की है, तो इसको मैं ई ए फॉरवर्ड बोल देता हूं. और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बैकवर्ड प्रोसेस की है, मैं इसे ई ए बैकवर्ड बोल देता हूं. तो आप देख रहे हैं कि कौन सी, अच्छा ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, ये पर्टिकुलर मार्क कर रहा हूं मैं, ये जो डिफरेंस एनर्जी का, इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं. दिस डिफरेंस इज नॉन एज डेल्टा एच. अब यहां पर क्या दिखता है, सबसे पहले तो बात मैं बोल दूं कि जो एनर्जी है ना किसकी, प्रोडक्ट की, वो ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट से. और ऐसा होने पर क्या हो रहा है, ऐसा होने पर क्या हो रहा है, बेसिकली हम देख रहे हैं कि ऐसा होने पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है. ये एनर्जी ज्यादा है, इस एनर्जी से तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है. और एक और कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं बच्चों यहां पर कि ई ए फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन क्या होता है, ई ए बैकवर्ड होता है. इसको समझें कि फॉरवर्ड की एनर्जी जो है वह ज्यादा है, रिक्वायर्ड एनर्जी यहां ज्यादा है, ये कम है. फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी लो है. यह एक डिफरेंस देखने में आता है इसके अंदर. देखिए समझे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं. अब सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत कंसंट्रेट होकर के सुनना बच्चों. what is we have to understand here is, देखिए किसी भी रिएक्शन में, एंडोथर्मिक में ये तो रिक्वायर्ड हीट होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड हीट है, और जब बॉन्ड बनता है तो हीट निकल रही है. ये वाली हीट ज्यादा है, ये वाली हीट कम है. समझ रहे हैं, ये वाली हीट ज्यादा है, ये वाली हीट कम है. सो डेल्टा एच इसका क्या है, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है. फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बैकवर्ड के लिए कम चाहिए. यानी यूं समझो कि जब आप एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में किसी भी रिएक्शन में जब बॉन्ड ब्रेक करना है ना तो एनर्जी लगती है, और जब बॉन्ड बनते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होती है. एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा चाहिए होती है
और बनते समय उतनी नहीं निकलती। सो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, दैट डेल्टा एच इज पॉजिटिव। मीन्स आपको हीट लगानी पड़ेगी ना बच्चों, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड के बनते समय उतनी निकलती नहीं है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, एनर्जी चाहिए होती है। जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है और बनते समय बहुत ज्यादा निकल जाती है, तो ओवरऑल वहां पर जो प्रोसेस है उसमें हीट रिलीज हो जाती है। सुनना ध्यान से, चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, स्टार्टिंग में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो हीट चाहिए ही चाहिए। स्टार्टिंग में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट चाहिए ही चाहिए, बाद में जरूर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो हीट लगती ज्यादा है, निकलती कम है। देखिए हीट लग ज्यादा रही है, निकल कम रही है, तो ओवरऑल प्रोसेस में हीट रिक्वायर्ड हो गई। एक्सो में इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा, वहां बॉन्ड ब्रेक करते समय हीट कम लगती है लेकिन बनते समय ज्यादा रिलीज होती है। उसका भी मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं। इसमें तो हमने एंडो एक्सो का ध्यान नहीं दिया था, इसमें हमने एंडो एक्सो का ध्यान दिया है। क्या डिफरेंस है मैं फिर बोल रहा हूं, एंडोथर्मिक प्रोसेस में प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होती है, किससे, रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है रिएक्टेंट से, और इससे ये डेल्टा एच, ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो जाता है। यही डायग्राम में अब एक्सोथर्मिक के लिए बनाने जा रहा हूं, देखना बच्चों। सेकेंड जो है वो है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या बदलाव उस प्लॉट में हमको करना होगा, तो देखिए ये फिर से उसी किस्म का प्लॉट है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हम क्या बात कर रहे हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, या मैं अब तक वही लिखता आ रहा हूं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को ही लिख देता हूं, यहां प्लॉट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से क्या अंतर आता है उसमें देखना। यहां पर रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है बच्चों, देखो है ना, ये डेल्टा एच हो गया, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ई ए फॉरवर्ड हो गई है, और ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ई ए बैकवर्ड हो गई है। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉन थ्रू दिस वन, हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, हमको क्या आइडिया लगा है इस प्लॉट से, हमें क्या पता चला है बच्चों, देख लेना। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, एनर्जी जो प्रोडक्ट की है वो कम है, किससे, रिएक्टेंट से, इसीलिए इसका जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा एच बेसिकली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी को ही बताता है। और यदि मैं दोनों प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो ई ए फॉरवर्ड कम है, किससे, ई ए बैकवर्ड से। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानने हैं, इसके बारे में आपको मालूम होने चाहिए। तो ये दो प्लॉट हमने यहाँ बता दिए हैं, आप देख लीजिए, इस प्लॉट को भी देखिए और बताइए कि यह सही है या नहीं, आप समझे हैं कि नहीं कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होती है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी में से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलरेडी देयर विद द रिएक्टेंट। सो जो एक्सेस एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन होता है कि भाई व्हाई वी रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, फिर बॉन्ड मेकिंग होता है। पहले बॉन्ड ब्रेक करना होगा, बाद में बॉन्ड बनेगा। जब आपको बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो आपको एनर्जी चाहिएगी, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यानी चाहे एंडो हो चाहे एक्सो हो, स्टार्टिंग में तो एनर्जी चाहिए ही होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। फिर आप पूछ सकते हैं सर एंडो में फिर हम यूं क्यों कहते हैं कि अल्टीमेटली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एक्सो में ऐसा क्यों बोलते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल सी बात है, एंडोथर्मिक में, बहुत ध्यान से सुनना, एंडोथर्मिक में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हाई है, और बॉन्ड मेकिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है वो लो होती है। तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाता है। जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो तो कम है,
लेकिन जब हम बनाते हैं बॉन्ड, नए बॉन्ड जब बनाते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, सो फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाता है। क्लियर है? ये दोनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देख लीजिए इस प्लॉट को भी कि कैसे ये बनाया गया है, फिर देखिए इस पर अब न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम लोग। कैसे न्यूमेरिकल आते हैं आप समझिएगा, किस तरह के न्यूमेरिकल इस पर देखने में आएंगे वो समझिएगा। देखिए पहला जो न्यूमेरिकल है, इसमें मैं यहां न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, फर्स्ट वन, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए क्या न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए क्या न्यूमेरिकल यहां पर आ रहा है, एक क्वेश्चन में रख रहा हूं आपके सामने, एक क्वेश्चन में रख रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए देखो क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं, आप ध्यान से देखना बच्चों इसको, ये एक रिएक्शन हो रही है, ओके। इसमें हमको कहा गया कि EA फॉरवर्ड जो है, यानी कि फॉरवर्ड प्रोसेस का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपका, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना, एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो आपका 60 किलो कैलोरी है। आपसे कहा गया EA बैकवर्ड पता कीजिए, और ये जो दे रखा है 40 किलो कैलोरी, ये हीट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि डेल्टा H है। व्हाट आई कैन से, ये डेल्टा H है, ये 40 किलो कैलोरी क्या है, ये डेल्टा H है। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, एक डायग्राम, एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे, समझिएगा कैसे हम यहां प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, समझना बच्चों इसको। देखिए बहुत आसानी से आप इसको डायग्राम के थ्रू, प्लॉट के थ्रू ही समझा सकते हैं। आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है सिर्फ, क्योंकि प्रोसेस, सबसे पहले तो ये जज करना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस है वो एंडो है या एक्सो है। द फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज वेदर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है या कि एक्सोथर्मिक है, हमको केवल सबसे पहले ये जज करना है कि प्रोसेस कैसा है। तो देखिए ये मैं यहां कुछ हिंट लिख रहा हूं, समझना। A से B 40 किलो कैलोरी, यदि ये 40 इधर होता प्लस का तो वो एंडो हो जाता, क्योंकि ये उस साइड है, तो इसका मतलब सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए वो ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक पता चलते हैं, नाउ वी आर इन अ स्टेट टू ड्रॉ ए डायग्राम। अब हम इसका प्लॉट बना पाएंगे। प्लॉट कैसे बनाओगे बच्चों, वही चीज है वापिस, ये यहां पर आप इसमें क्या लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, और यहां आप क्या लेंगे तो यहां लेंगे आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की प्रोग्रेस हमने यहां ले ली, क्योंकि प्रोसेस एक्सो है हम पहचान गए, तो इसका मतलब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें रिएक्टेंट को ऊपर बताना होगा, प्रोडक्ट को नीचे की ओर बताना होगा, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी डाउन होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक में बता चुका हूं। अब देखो बच्चों, ये डिफरेंस आपको 40 किलो कैलोरी का, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंस हो ही गया, तो ये आपका 40 किलो कैलोरी का है, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है ना, दिस EA फॉरवर्ड, ये आपको 60 किलो कैलोरी दे रखी है, हालांकि डायग्राम में वो 40 या 60 नजर नहीं आ रहा, बट इट इज ओके। और ये आपको पूछा हुआ है, ये EA बैकवर्ड आपसे पूछा हुआ है, सो व्हाट इट इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 100 किलो कैलोरी। ये आपका 100 किलो कैलोरी आ गया। क्यों आ गया, उम्मीद है आप समझे होंगे, इस डायग्राम से ही हमको ये साफ दिख रहा है कि ये 40 किलो कैलोरी और ये 60 है, तो ये पूरा 100 नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है गगनदीप जी, बिल्कुल सही है, 100 किलो कैलोरी इज द आंसर। द ओनली थिंग इज कि हम समझें कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है या कि एक्सोथर्मिक है। एंडो और एक्सो यदि आप समझ गए तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए एक और मैं क्वेश्चन बताता हूं, समझिएगा। वन मोर क्वेश्चन भी है। जैसे मैं कहूं कि एक प्रोसेस ये हमने लिखी इस बार, देखिएगा ये लिख दिया मैंने, ओके।
और मैंने इसमें कहा कि EA बैकवर्ड मान लेता हूं, इस बार मैंने दे रखा है आपको, दिस इज 80 किलो कैलोरी, और मैंने आपसे पूछा है कि EA फॉरवर्ड क्या है बताइए, ठीक है, EA फॉरवर्ड क्या है ये बताना है। तो देखिए अब इसमें क्या करना रहा, इसको अपन को कैसे करना रहा। सबसे पहले आपको, जैसा मैंने अभी समझाया था कि वी शुड अंडरस्टैंड वेदर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और द एक्सोथर्मिक। आपको केवल ये समझना जरूरी है पहले कि प्रोसेस है कैसा, वो एंडो है या कि एक्सो है। यदि वो एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा लगेगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा बनेगी। यदि वो एक्सो है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखिए इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मैं इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऐसे। सो यहां क्लियर पता चल रहा है कि द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक कहलाएगा। ए हीट लेके बी में बदल रहा है ना बच्चों, ए हीट लेके बी में बदल रहा है, ए हीट लेकर बी में बदल रहा है। सो द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। प्रोसेस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ए हीट लेके बी में बदल रहा है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। प्रोसेस एंडोथर्मिक होते ही नाउ यू आर इन ए स्टेट टू ड्रॉ द डायग्राम। आप इसका प्लॉट बना सकते हैं आसानी से। देखिए मैं यहां प्लॉट बना रहा हूं, ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन इसमें रहना नहीं चाहिए। देखिए यानी इसका मतलब एंडो होते ही ऐसा कह सकता हूं ना कि जो एनर्जी प्रोडक्ट की है ना वो ज्यादा होगी किससे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों अलग अलग है बच्चों। अब देखिए दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच का प्लॉट है। कैसे आप इस प्लॉट को ड्रॉ करेंगे समझिएगा। कुछ हम ऐसा ले रहे हैं, देखिए क्योंकि एंडो है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा ना, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस पर्टिकुलर डिफरेंस ऑफ हीट इज 30 किलो कैलोरी। ये आपका 30 किलो कैलोरी है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बैकवर्ड दे रखा था, व्हाट इज गिवन टू मी इज बैकवर्ड। मेरे को ये दे रखा है 80 किलो कैलोरी दे रखा है, और मेरे से ये पूछा हुआ है, फॉरवर्ड वाला पूछा हुआ है ना, मेरे से ये वाला पूछा हुआ है ना, ये ई ए फॉरवर्ड इज कमिंग आउट टू बी कितना दिख रहा है, ये 80 प्लस 30 कर देंगे ना तो 110 किलो कैलोरी हो जाएगा। यस हर्षित जी, शिवांगी बिल्कुल सही, अमन, सभ्यता, सभी ने सही बताया, बहुत बढ़िया। तो ये क्लियर है कि हम ऐसे क्वेश्चंस में केवल आपको इतनी सी बात समझनी है कि प्रोसेस जो है वो वेदर इट इज एंडोथर्मिक और द एक्सोथर्मिक। यदि आप ये समझ गए कि प्रोसेस कैसा होता है तो बहुत इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला है मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए वो एनर्जी होती है, टोटल रिएक्शन के लिए चाहिए उसको तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यानी मैं एक तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी में से जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है उसको माइनस कर दूं तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोसेस चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही होती है। इसका मतलब शुरुआत में तो उसको एनर्जी देनी ही पड़ती है। कारण भी मैंने बता दिया है कि हर रिएक्शन की शुरुआत बॉन्ड ब्रेकिंग से होती है। ये तो क्लियर है ना बच्चों की पहले वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। पहले वाला बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो हीट रिक्वायर्ड होती है, बॉन्ड मेकिंग होती है तो हीट रिलीज होती है। बात समझ रहे हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग में हीट रिक्वायर्ड है, बॉन्ड मेकिंग में हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा हीट लगती है और बनते समय कम रिलीज होती है, तो ओवरऑल डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है। जैसा कि इसमें देखो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और जब बॉन्ड टूट रहा, ये बॉन्ड नए बन रहे हैं तो इतनी सी एनर्जी है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो गया ना, ज्यादा है ये कम है तो ये पॉजिटिव हो गया। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम लगती है और बनते समय ज्यादा, तो वो नेगेटिव हो जाता है। नीट हिंदी का कल से चालू होगा बच्चों, नीट हिंदी कल से स्टार्ट हो जाएगा। जो 3 पार्ट किए थे उससे आगे कल से हम स्टार्ट करेंगे, समझे मामला ये वाला, ठीक है। चलो तो ये डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब यहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पे आ गए हैं। टेम्परेचर के इफेक्ट को 2 सब हेडिंग में अब तक पढ़ चुके हैं। पहला था टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जो हमको ये बताता है कि
कि जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से रेज करते हो तो कितना टाइम्स रेट कांस्टेंट बदलता है। रेट कांस्टेंट बदलता है, इसका सीधा मतलब है कि रेट बदलती है, ठीक है। और द सेकेंड वन जो अभी 8% हम लोग देख रहे हैं वो है एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो ये बताता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन। जो रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड सेक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं उसको आप। तीसरा हिस्सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाएगा, वो है आपका आरेनियस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मान के चलें कि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आरेनियस इक्वेशन केमिस्ट्री की टॉप 3 पॉपुलर इक्वेशन में से मानी जाएगी। आरेनियस इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन और नन्स इक्वेशन, ये वो 3 इक्वेशन हैं कि जो कि लगभग तीनों ही एक साथ पेपर में दिखाई देती हैं। इनमें से कोई भी दिखाई ना दे ऐसा केमिस्ट्री का कोई पेपर बनता ही नहीं है। इनमें से कोई ना कोई एक या फिर तीनों आपको जरूर दिखाई देंगे। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आरएनएस इक्वेशन की। वो क्या है बच्चों आरएनएस इक्वेशन? देखो पहले तो जानना पड़ेगा कि है क्या ये। सो ये बताती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पर एक्चुअल क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, वो ये जानकारी देती है, उसको ये बताती है। अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए यहां पर K इज इक्वल्स टू होता है ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। पहले भी आपने सुना जाना होगा इसको, उम्मीद है। यहां ए जो है वो आपका आरेनियस पैरामीटर भी कहलाता है, या इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, या इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या आते हैं मैं बताऊंगा। उससे पहले समझें कि ये पूरा क्या कहलाता है, दिस e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये बहुत महत्वपूर्ण समझना। दिस इज एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है, किसको एक्टिवेटेड बोलेंगे? जिनकी एनर्जी यू कैन से, ये क्या डिफाइन करेंगे अपन, या मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूल्स विथ, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी या तो ज्यादा होगी या इक्वल होगी किसके, एक्टिवेशन एनर्जी के। देखो सुनो और समझो, एक रिएक्शन में रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स के पास वो एनर्जी है केवल वही प्रोडक्ट बना पाएंगे, केवल उन्हीं से रिएक्शन होगी। उस फ्रैक्शन को जिसके पास ये एनर्जी मौजूद है, अवेलेबल है, उसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं ना, तो टेम्परेचर राइज करने पर क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है जो कि एक्टिवेटेड हो, यानी ये चीज बढ़ जाती है। और जब ये बढ़ता है तो के बढ़ेगा। कैसे, देखो इसको मैथमेटिकली बता रहा हूं बच्चों, समझना। देखो क्या हो रहा है, ये इसका कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं यहां। क्या है कंक्लूजन, समझना बच्चों, ध्यान से देखना इसको। क्या कह रहा हूं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना बेटा, ई ए अपॉन आर टी कम हो जाएगा। ध्यान रखना, ई ए को कांस्टेंट माना गया है टेम्परेचर के साथ। एटलीस्ट इस आरएनएस इक्वेशन में तो ई ए पर कोई असर टेम्परेचर का नहीं माना गया है। ये कम होगा तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगा ना बच्चों, और जब ये बढ़ जाएगा तो के बढ़ जाएगा ना, और जब के बढ़ जाएगा तो रेट तो बढ़ी जाएगी ना, क्योंकि रेट लॉ में आता है ना के। तो आपको ये समझना है। सिंगल लाइन में क्या बोल सकता हूं, जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं
तो वो फ्रैक्शन बढ़ जाता है मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन बढ़ जाता है जो कि एक्टिवेटेड होता है। मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन बढ़ जाता है जो एक्टिवेटेड होता है। बहुत सिंपल सी बात है। आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्यों बढ़ती है, एज पर आर्हेनियस इक्वेशन आपका जवाब ये होगा कि whenever we raise the temperature, the fraction of molecule that is activated is going to increases, वो बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन में यहां लिखने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। क्या कहता है ये कि whenever temperature is increases, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ, you can say fraction of activated molecules, fraction of activated molecules also increases। तो इस आर्हेनियस इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, whenever we increase the temperature, वो फ्रैक्शन बढ़ जाता है जो कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का हो। यानी कि आप यूं समझ लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं पास होने के लिए हमें 33% चाहिए ही होते हैं, वो मानना क्या है उसमें 33% या उससे ज्यादा वाला पास होगा, 33% या उससे कम वाला फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि हम ज्यादा पढ़ाई कराएं, बच्चों को बहुत मेहनत कराएं, अच्छे से पढ़ाएं, बच्चे भी अच्छे से पढ़ें, तो वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा जिनके मार्क्स 33% से क्या हैं, ज्यादा है। तो ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी, ओवरऑल प्रोग्रेस क्या होगी बच्चों की, ज्यादा होगी। वैसे ही किसी रिएक्शन में क्या होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास वो 33% नहीं होते हैं। यहां 33% एक्टिवेशन एनर्जी है, सब मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, उनको हीट देनी पड़ती है, उनको पढ़ाई करवानी पड़ती है। उससे ऐसे बच्चों का परसेंटेज बढ़ता जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज बढ़ता जाता है जिसके पास रिक्वायर्ड एनर्जी हो। और इसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पे खुद पर कोई असर नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का, अरे वो फ्रैक्शन बढ़ेगा। मुझे बताइए कि यदि मैं बच्चों को बहुत मेहनत कराता हूं, बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे पास होने का क्राइटेरिया थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो 33% ही रहेगा। बच्चों का फ्रैक्शन बढ़ेगा, उनका परसेंटेज बढ़ेगा जो 33% से ज्यादा लाते हैं। 33% पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही ये ध्यान रखना कि जब आप टेम्परेचर रेज करते हो तो जो क्राइटेरिया, जो स्टैंडर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी, वो तो वही रहती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज बढ़ जाता है जिनके पास वो रिक्वायर्ड एनर्जी अवेलेबल है। और ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? यदि आपसे पूछें कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट क्यों बढ़ती है, सिंगल लाइन आंसर है, उन मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज या फ्रैक्शन बढ़ जाता है जिनके पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी अवेलेबल है, और ऐसो को ही बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ऐसा परसेंटेज ही फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन तो बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है बेटा। तो देखिए ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, और क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें से, देख लो आप। आपसे ये पूछा जा सकता है कि K इज इक्वल्स टू A इफ, कंडीशन बताइए जब K की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी। वह कंडीशन बताइए जब K की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी। किस कंडीशन में K की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी? तो देखिए सिंपल है ना, ये वैल्यू जब 1 हो जाएगी, यह वैल्यू जब 1 हो जाएगी, तो K की वैल्यू A के बराबर हो जाएगी, है ना, होगी कि नहीं? और ये वैल्यू 1 कब होगी? इफ या तो आप एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दो, 0, या आप टेम्परेचर को क्या कर दो, इनफाइनाइट। इन दो कंडीशन में
देखिए थ्योरेटिकली ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कुछ रिएक्शंस में होता है। फिर भी कुल मिलाकर यदि मेरे से कंडीशन पूछी जाए कि भाई K इज टू ए कब हो जाएगा, तो उसके में 100% मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 100% मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवेटेड, जबकि सारे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड हो जाएं उस समय कहेंगे। और K इज इक्वल्स टू, यस करेक्ट कर रहे हैं, E इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या फिर T इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होना चाहिए। ये दो कंडीशन आप थ्योरेटिकली T इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो दो कंडीशन है जिनके अंदर आप ऐसा बोलेंगे कि जो आपका K है वो A के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात इसमें प्रश्न आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ A। आप बताइए मुझे A की यूनिट क्या होगी, बताओ बच्चों फटाफट से लिख करके कि A की यूनिट क्या होगी इसके अंदर। यस ठीक है, A की यूनिट क्या होगी ये बताइए। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ आरएनएस पैरामीटर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो भी आप उससे कहें कि उसकी यूनिट क्या होगी, A की यूनिट क्या होगी, कमेंट करिए फटाफट से, A की यूनिट क्या होगी। देखिए आप देख पा रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो इसका मतलब मैं यूनिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या कह सकता हूं, यूनिट ऑफ के आ जाएगा ना। ये जो हिस्सा आपका ये वाला, इसकी तो यूनिट होगी नहीं ना, फ्रैक्शन की क्या यूनिट होगी। यस करेक्ट है शुभम जी, ए की यूनिट इज के की यूनिट। ये भी एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है। अगेन वापिस उसी इक्वेशन के, बाय टेकिंग लॉग, यदि हम इसमें लॉग लेते हैं तो क्या होगा बच्चों, जब लॉग लेंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसको कि एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये पावर आगे आ जाएगी और लॉग ई के बेस पे ई की वैल्यू यानी 1 ही होगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गई ना। इसको 2.303 के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूं ना मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यानी कि ऐसा भी लिख सकता हूं ना इसको कि log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r into 1/t. Now this equation is your comparable equation with the straight line equation, ये हो जाएगा y mx plus c। So y एक्सिस पर ये प्लॉट आ गया बच्चों, देख लो यहाँ ये प्लॉट आ जाएगा। एक कैसा आएगा, ये आपका y एक्सिस पर क्या ले लेंगे आप, ये आप log के ले लेंगे, x एक्सिस पर आप क्या लेंगे, ये 1/t ले लेंगे, ये आपका नेगेटिव स्लोप आएगा बच्चों, है ना। ये log a हो गया, इंटरसेप्ट समझते होंगे, ये log a हो जाएगा। और यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या पूछी जा सकती है आपसे, इस पर न्यूमेरिकल आता है कई बार, ये जो स्लोप की वैल्यू ना इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सभ्यता जी के की यूनिट ए की यूनिट जो है वो बराबर होगी, और के की यूनिट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के ऑर्डर अलग अलग होती है ना। के की यूनिट हम जानते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स होती है, और वहां एन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, सारा खेल उसका होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। ये आरएनएस इक्वेशन के दो फॉर्म हम देख चुके हैं, एक होता है k इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, और एक होता है एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक और फॉर्म इसका बन सकता है, इसी से एक फॉर्म और फाइनल फॉर्म और बन सकता है, वो भी आपके न्यूमेरिकल में काम आता है। एक और फॉर्म मैं इसका यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे अधिक पॉपुलर फॉर्म है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन माना जाता है कि आपसे कहता है कि log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ई ए यहां पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ये पॉजिटिव होती है, और यदि कहीं ऐसा कहा गया कि T2 इज ग्रेटर देन T1, देख लीजिए यदि मैंने टेम्परेचर रेज किया तो ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, सो इधर वाला हिस्सा भी पॉजिटिव आएगा। यानी अल्टीमेटली कह सकता हूं
कि यहां से भी वही कंक्लूजन ड्रॉन हो रहा है कि रेट कांस्टेंट, व्हाट यू कैन से, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। क्लियर है बच्चों? इस तरह का। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे इस पर बन सकते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह के, किरचॉफ नहीं है बेटा, ये आपका आरेनियस इक्वेशन ही है, ये आरेनियस इक्वेशन ही है, उसी का फॉर्म कहलाएगा। आरएनएस इक्वेशन के 3 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म बेसिक है, k इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ए अपॉन आर टी। दूसरा फॉर्म log k इक्वल्स टू log a माइनस e अपॉन आर टी। और तीसरा यहां जो फॉर्म देख रहे हैं अक्सर इसी पर न्यूमेरिकल आता है। इस पे एक न्यूमेरिकल मैं करवा भी रहा हूं, ध्यान से देखना क्या न्यूमेरिकल इस पे आता है, ध्यान से देखना। देखो जैसे मैं कहूं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है। मान लेते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी है आपका व्हाट 17 किलो कैलोरी। देन क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स, यू कैन से हाउ मेनी टाइम्स रेट इंक्रीजेस, हाउ मेनी टाइम्स रेट इंक्रीजेस इफ temperature increases from, if temperature increases from what 17 or you can say 27 degree centigrade to 37 degree centigrade। अब इसको कैसे करना रहा, देखो एग्जैक्ट आपको आंसर निकालने के लिए कह रहा है। बहुत सिंपल है, मुझसे रेट का रेशियो पूछा है, इसका मतलब बेसिकली K2 अपॉन K1 पूछा हुआ है, K2 अपॉन K1 ही तो पूछा हुआ है आपसे। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये किसके बराबर होगा, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। केल्विन में रखना है बेटा इसको हमेशा, EA की वैल्यू। अब EA आपका किलो कैलोरी में है तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 17 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। दिस इज 2.303 है। R की वैल्यू आपको ध्यान होगी कि 2 होती है किसके अंदर, कैलोरी के अंदर, है ना। और 1 अपॉन T1 इनिशियल टेम्परेचर जो आपको दिया है 27, यानी ये 300 हो जाएगा और ये माइनस का 310 होगा। ये जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो log K2 अपॉन K1 का आएगा, ध्यान रखना है। और हमको यहां log K2 अपॉन K1 नहीं कहा है, बल्कि हमको K2 अपॉन K1 निकालना है। तो आप उम्मीद है कि समझते होंगे कि log K2 अपॉन K1 यदि मुझे मालूम है तो K2 अपॉन K1 कैसे निकाल लेंगे, 10 की पावर में चला जाता है ना। देखिए उसको मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके लिए एंटी लॉग आपको तो वहां टेबल वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका मैं बताने जा रहा हूं, या ध्यान से देखना। देखिए मान लेते हैं आपने यहां तक सॉल्व किया, जो भी वैल्यू आ रही है, देखिए मान लेते हैं ये x आ गई, ठीक है। मुझसे log K2 अपॉन K1 नहीं पूछा हुआ है, मुझसे K2 अपॉन K1 पूछा हुआ है। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट K2 अपॉन K1, दिस K2 अपॉन K1 इज कमिंग आउट टू बी 10⁻⁴x। हालांकि अभी ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए जरूरी नहीं है, 10⁻x की भी वैल्यू हमको आनी चाहिए कि क्या होती है ना। तो देखिए वो भी बहुत आसान है निकालना। या कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ये जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं वो आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगी, वो आपके फिजिक्स में भी काम आएगी, पूरे साइंस में कहीं ना कहीं ये काम में आता है। और एग्जाम में अक्सर हम यहीं अटकते हैं। कोई लॉग और एंटी लॉग के टेबल तो हमारे पास होती नहीं है। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही कई तरीके हो सकते हैं, नो डाउट। मैं उसमें से जो मुझे आता है और जो ईजी है वो बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बच्चों, यदि ऐसा है, मेरे से कहा गया कि भाई इस K2 अपॉन K1 की वैल्यू बता दीजिए। तो सिंपल है, K2 अपॉन K1 इसको 10⁻⁴ होगा। अब हमको ये तो मालूम है कि ऐसे तो कोई लिखता नहीं है 10⁻⁴, ऐसा कौन सा आंसर होता है, यानी इसको आगे बढ़ा दूं मैं, ये कर दूं। अब 10 की पावर 0.3 नहीं मालूम, तो 10 की पावर 0.3 बच्चों होता है 2, तो इसका मतलब ये 20 टाइम्स हो गया बेटा। 10 की पावर 0.3 की वैल्यू होती है 2। अब ये कैसे पता चलेगी कि 10 की पावर 0.3 की वैल्यू 2 होती है, बहुत आसान है ये भी, आप जानते वही चीज मैं बता रहा हूं। देख लो इधर, इसको समझ लेना, ये आपके हर जगह काम आएगा। आपको मालूम है ना कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है कि नहीं, तो 2 को नहीं लिख सकता 10 की पावर 0.3010, यही तो मैं बता रहा हूं।
जैसे मैं कहूं log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4771 होती है, तो 3 का मतलब 10 की पावर 0.4771 हो गया ना। अप्रोक्सीमेटली तो निकाल ही सकते हैं ना बच्चों, अप्रोक्सीमेटली तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। मान लेते हैं एक और एग्जांपल देख लो, चलो, कि आप कह रहे हैं log k2 अपॉन k1 जब हम कर रहे हैं, सर हमने log k2 अपॉन k1 किया तो जो हमारी वैल्यू आई वो 1.60 या यू कैन से 2.6 आई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, क्या करूंगा मैं? सिंपल है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस k2 अपॉन k1, तो ये 10⁻²2.6 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाऊं, 10⁻² इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा? 0.6। अब 10⁻0.6 को मैं लगभग 4 लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों लिख सकता हूं? log 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.6020 होती है, तो 4 का मतलब 10⁻0.6020 हो जाएगा, तो ये आ गया ना 400 टाइम्स। एक अप्रोक्स आंसर तो इससे आ ही सकता है, एग्जैक्ट की जरूरत भी नहीं होती है, इतना क्लोज ऑप्शन इसमें नहीं देगा वो आपको। इवन 10 की पावर से भी आइडिया लग जाता है कई बार, तो केवल 10 की पावर देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो। ये चीज आपको आगे पीएच में भी काम आएगा, ये चीज आपके नंस्ट इक्वेशन में भी काम आती है, ये चीज आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में, बफर सॉल्यूशन में काम आती है ना। सब जगह ये बात काम में आती है कि यदि log x इज इक्वल्स टू y है तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? सो वो 10⁻y आ जाती है। अब वो 10⁻y आती है तब भी प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि हमको ऐसे हम आंसर 10⁻⁻ का 0.4 ऐसे आंसर कौन दिखाएगा? उसको आपको किसी ना किसी तरह से कन्वर्ट करना होता है। तो उसका सीधा सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया है। हो सकता है इससे पहले भी आपने कोई तरीका पढ़ा होगा, आप उससे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये इजी लगता है, इसमें कोई तकलीफ नजर नहीं आती, इसलिए मैं इससे बता रहा हूं। ये आपको खास तौर पे पीएच वाले में बहुत यूज आता है, क्योंकि वहां पीएच देके और H+ की कंसंट्रेशन पूछता है। हर क्वेश्चन बैंक में यह लिखा हुआ रहेगा, हर क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन होता ही है आयनिक इक्विलिब्रियम के, कि पीएच वैल्यू गिवन होती है और H+ की फाइंड आउट करनी पड़ती है। पीएच की वैल्यू गिवन होती है, H+ की फाइंड आउट करनी पड़ती है, क्योंकि पीएच भी तो माइनस ऑफ log H+ ही तो है। क्लियर है? ये क्या बात की हमने आज अभी तक, क्या बताया, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, देख लो। टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे थे। पहली बात हमको टेम्परेचर कॉफिशिएंट के रूप में मिली। टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक रफ आइडिया होता है, वो ये कहता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस के साथ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेट जो है वो 2 से 3 टाइम्स के बीच में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये एक रफ आइडिया था, एग्जैक्ट नहीं था। फिर हमने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करेगा मामला। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एंडो एक्सो का डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आया आरएनएस इक्वेशन। ये कोई रफ आइडिया नहीं है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की तरह, ये एक एग्जैक्ट आइडिया है। ये एग्जैक्टली आपको देगा कि भाई आप कितना टेम्परेचर बढ़ाओ, रेट कितना बढ़ेगी। देखो, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। एक में टेम्परेचर तो दे रखा होगा पर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे रखी होगी, फिर पूछेगा कितना टाइम रेट बढ़ गया। टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे रखा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे रखी होगी, तो फिर आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट से करना है। एक दूसरा फॉर्मेट है जिसमें टेम्परेचर दे रखा है और एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, तो फिर आपको आरएनएस से करना है। बस मैं इतना कहना चाहता। ठीक है, पढ़िएगा, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपकी जो जेई की होगी वो मंडे को होगी वापस, कल से वापस इनका नीट का इंग्लिश का स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, ओके।